तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है भावी इंजीनियर में। हम लोग क्या पढ़ यहाँ पर जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों, वहाँ पर ये क्लास चलेगी जो कि हम लोग पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग का सभी सब्जेक्ट, लगभग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर का। अभी जैसा कि आप लोग देखते हैं बीटीयूपी द्वारा प्रस्तावित है 23 मार्च शायद, वहाँ थर्ड ईयर सेमेस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोग का है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो हम लोग स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जो मेजर पार्ट हैं उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। हम लोग सबसे पहले जहाँ से छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे कि हमारे इसमें ट्रस एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रक्चरल यसम में सबसे बड़ा मेजर रोल अपनाता है। यहाँ से आप लोग को बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और क्या है, बहुत एग्जाम्पल इसके जो एग्जाम्पल हैं बहुत क्या इजी हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ट्रस एनालिसिस। तो ट्रस एनालिसिस क्या होता है, इसमें कैसा एनालिसिस करेंगे, ट्रस होता क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा छोटा जो छोटे छोटे मेजर पार्ट हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो हम इससे चलते चलते देखते हैं ट्रस होता क्या है। ट्रस आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ट्रस प्रैक्टिकली में जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, बड़े बड़े कारखानों में, जहाँ या बड़े गोदामों में, वहाँ पर आप लोगों को ट्रस दिखेगा। ट्रस क्या होता है, दो मेंबर यानी दो एंगल सेक्शन या दो एंगल सेक्शनों को जोड़कर एक फ्रेम बनाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, कैची बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं। जैसा कि हम लोग देखे हैं, देखिए एक मेंबर यहाँ से यहाँ तक है, एक मेंबर यहाँ से यहाँ तक है, एक मेंबर यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि हम सभी दो या दो से अधिक मेंबरों को जोड़कर एक जो संयुक्त बनता, संयुक्त ये दो मेंबर से जुड़कर जो एक फ्रेम बनता है उसी को कैची या फ्रेम कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई लोड आ रहा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इस मेंबर में, इस प्रत्येक मेंबर में कौन सा कितना फोर्स लग रहा है और कौन सा फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है कि टेंसाइल फोर्स निकल रहा है। हमारा कैची विश्लेषण में सबसे यही है कि हम इसमें कैची में क्या निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे कि प्रत्येक मेंबर, जैसे एक मेंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारे पास 7 मेंबर हैं और 7 मेंबर को हमने जोड़कर एक क्या बनाया, फ्रेम बनाया है या एक ट्रस बनाया है। अब इस ट्रस पर आने वाले लोड जो होंगे वो उस लोड के द्वारा इस पर कितना स्ट्रेस उत्पन्न होगा, हम वो लोग देखेंगे। और कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होगा कि कंप्रेशन स्ट्रेस उत्पन्न होगा। अगर टेंसाइल स्ट्रेस, इसका नेचर क्या होगा, टेंसाइल होगा कि कंप्रेशन होगा। तो हम लोग करते हैं क्या है, इसमें करेंगे। तो ट्रस एनालिसिस हम लोग के लिए सबसे बहुत इजी होता है। और क्या होता है, यह बहुत अच्छा नंबर गेन कराता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैची बहुत अच्छे से और बहुत डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पढ़े के होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब कि कैची वो होता क्या है। जैसे किसी संरचना या किसी स्ट्रक्चर में दो या दो से अधिक सदस्य की संख्या, दो या दो से अधिक संख्या, इसको बोलते हैं मेंबर की संख्या या जोड़ों की संख्या को हो तो संयुक्त संरचना को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, एक हमने किया स्टील स्टिक बनाया, एक हमने ट्रस बनाया। इस ट्रस में आप देखेंगे, इस ट्रस में देखेंगे दो फ्रेम, दो आयो, एक आयो ये और एक मेंबर, दो मेंबर मिलकर एक संयुक्त संरचना बना रहे हैं। या ज्वाइंट देख लीजिए, एक ज्वाइंट ये और एक ज्वाइंट ये, दो ज्वाइंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक संयुक्त संरचना बना रहे हैं। यानी कहने मतलब यही है कि दो या दो से अधिक सदस्य, यानी कि आप देख लीजिए मेंबर 1 और मेंबर 2 दो मिलकर और दो या दो से अधिक ज्वाइंट मिलकर एक संयुक्त संरचना बना रहे हैं। उसी संरचना को क्या बोलते हैं, हम फ्रेम बोलते हैं। अब आई बात कि फ्रेम ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास फ्रेम इस समय 3 प्रकार के होते हैं, वो भी किसके आधार पर, मेंबर की संख्या के आधार पर और ज्वाइंट की संख्या के आधार पर। यानी कि इनके क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया है,
तो पहली मेंबर की संख्या के आधार पर और दूसरी ज्वाइंट के संख्या के आधार पर। तो हम लोग इसके आधार पर 3 प्रकार के फ्रेम पढ़ते हैं। पहला फ्रेम है परफेक्ट फ्रेम, दूसरा फ्रेम है डिफिशिएंट फ्रेम और तीसरा फ्रेम है रिडंडेंट फ्रेम। इसको हिंदी बोलते हैं परफेक्ट फ्रेम को पूर्ण ढांचा, इसको बोलते हैं अपूर्ण ढांचा और इसको बोलते हैं अतिरिक्त ढांचा। तो हमारे पास 3 प्रकार के हैं कि क्या पूर्ण ढांचा, अपूर्ण ढांचा और अतिरिक्त ढांचा। अब इसके प्रकार की है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रस हमारा क्या है, पूर्ण ढांचा है कि अपूर्ण ढांचा है कि हमारे पास अतिरिक्त ढांचा है। तो हमें क्या है, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं हमारे पास एक सूत्र है, क्या है कि m बराबर 2j-3। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे कि इनको हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी इनका वर्गीकरण करेंगे कि कौन सा फ्रेम क्या है हमारा परफेक्ट फ्रेम है, कि कौन सा डिफिशिएंट फ्रेम है, कि कौन सा हमारा रिडंडेंट फ्रेम है। तो हम देखते हैं अब इसमें क्या है, मेंबर की संख्या तथा ज्वाइंट की संख्या के आधार पर, यानी कि ये किस पर आधारित है, ये देखिए मेंबर हुआ m, जे क्या हुआ हमारा ज्वाइंट, यहाँ पर लिख देते हैं, जहां m बराबर क्या हुआ मेंबर और जे बराबर क्या हुआ हमारा ज्वाइंट। तो हमारा क्या है यहाँ पर अब किसके आधार पर, m बराबर 2j-3। अब इसमें हम देखते हैं कि ये 3 क्या है और 2j क्या है। सबसे बड़ी पॉइंट m की ये कैसे फार्मूला हमारा आया। तो आप लोग देखिए हम पढ़े होंगे, आप लोग एसएफडी पढ़े होंगे, बीएमडी पढ़े होंगे। एसएफडी और बीएमडी में आप लोगों को साम्यावस्था का क्या बताया हो गया होगा, साम्यावस्था का कंडीशन बताया गया होगा कि साम्य जब कोई भी बीम या ट्रस जब संतुलन में होगा तो उसमें कौन से कितने प्रकार के इक्वेशन होते हैं जो कि हमें इसको साम्यावस्था करने में मदद करेंगी। तो आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ m इक्वल टू 0। यही क्या होता है हमारे पास साम्यावस्था में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में 3 इक्वेशन होते हैं। हमारे पास यही 3 प्रकार के इक्वेशन हैं। तो इसमें देखते हैं ये समेशन ऑफ x क्या है, यानी कि समेशन ऑफ x क्या है हमारा क्षैतिज दिशा में, ये हमारा क्या ऊर्ध्वाधर हुआ, ये हमारा क्या हुआ क्षैतिज हुआ, यानी ये क्या हुआ x हुआ, ये क्या हमारा है y x है। तो यानी कि x अक्ष में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके बीजगणितीय योग का हमारा जो योग होगा वो क्या होगा हमारा 0 होगा। उसी प्रकार समेशन ऑफ y क्या होता है कि y दिशा में जो भी फोर्स लग रहे हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि हमारा कोई भी ट्रस या कोई भी बीम हमारा क्या है साम्यावस्था में है। यही हमारा बीम है, इसी भी करेंगे तो हमारे पास क्या है। उसके बाद लगते हैं अगला मोमेंट। आप लोग पढ़े होंगे मोमेंट क्या है कि किसी भी कोई भी फोर्स लग रही है, उस फोर्स का क्या है, उसके लंबवत अक्ष की दूरी कैसे का गुणनफल क्या होता है हमारा मोमेंट होता है। यानी कि इस बीम पर या इस ट्रस पर जितना भी फोर्स लग रहा है उन फोर्स का क्या कर देंगे मोमेंट लेंगे और मोमेंट का बीजगणितीय योग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि साम्यावस्था कंडीशन में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमें एक बीम या एक ट्रस को रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हमें पास कितने या संतुलन में रखने के लिए हमारे पास कितने समीकरण हैं। तो हमें मालूम चला कि ये समीकरण हमारे पास कितने हैं, 3 समीकरण हैं। तो उसी में क्या करते हैं, यही 3 है, ये 3 बताता है कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन में 3 समीकरण हैं। ये 3 समीकरण है, वही समीकरण की संख्या है ये 3। उसके बाद आते हैं 2j में। ये 2j होता क्या है, j मीन्स क्या होगा हमारा ज्वाइंट मतलब जोड़। तो यानी कि एक आप लोग देख रहे हैं एक मेंबर को जोड़ने के लिए
कम से कम कि दो ज्वाइंट देने पड़ते हैं। आप देख ले रहे हैं, ये मान लीजिए मेंबर 1 हुआ, इस मेंबर 1 को जोड़ने के लिए एक ज्वाइंट यहाँ पे दे रहे हैं, एक ज्वाइंट यहाँ पे दे रहे हैं। यानी इधर भी देख लेते हैं, ये मेंबर कोई है, इस मेंबर को जोड़ने के लिए कम से कम 2 ज्वाइंट हम यहाँ पे देंगे। उसी को देखते हैं, यहाँ बोले एक मेंबर को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, एक मेंबर को जोड़ने के लिए कम से कम 2 ज्वाइंट होना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया। उसके बाद इसको संतुलन रखने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास 3 समीकरण हैं। इस मेंबर को संतुलन करने के लिए हमारे पास कितने हैं, 3 समीकरण हैं। तो उसी को क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट, यानी कि मेंबर बराबर, ये मेंबर 2 कितना है, ये मेंबर है 2j-3 का। तो हम इसी के आधार पर अब क्या करेंगे, तीनों फ्रेम क्या करेंगे, हम तीनों फ्रेम को क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सा फ्रेम हमारा क्या होगा, क्या पूर्ण ढांचा होगा, कौन सा अपूर्ण ढांचा होगा और कौन सा अतिरिक्त ढांचा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे ये परफेक्ट फ्रेम में, कि परफेक्ट फ्रेम होता क्या है। तो हम लोग चलेंगे परफेक्ट फ्रेम में। अब परफेक्ट फ्रेम के लिए, हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि अब इसमें परफेक्ट फ्रेम होता क्या है। परफेक्ट फ्रेम क्या होता है, अगर परफेक्ट फ्रेम इस कंडीशन m बराबर 2j-3 को अगर ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि m बराबर 2j-3 आपस में क्या हो जाएंगे, अगर बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास हमारा कौन सा फ्रेम होगा, परफेक्ट फ्रेम होगा। जैसे कि हम आप लोग देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेम है, ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेम है। और इस फ्रेम में देखते हैं कि कौन सा फ्रेम या कौन सा ट्रस होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कौन सा ट्रस होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें मेंबर कितने होते हैं। तो मेंबर हम देखें तो मेंबर गिनती करते हैं, एक मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास कुल टोटल कितने हैं, 9 मेंबर हैं। तो हम यहाँ पर m बराबर हम क्या लिखेंगे, 9। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं ज्वाइंट कितने हैं। तो ये एक ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट। हमारे पास ज्वाइंट कितने हैं, 6 हैं। यानी हम लिख लिए m बराबर 9 और j बराबर 6। अगर इसको हम यहाँ पर मान पुटअप करते हैं तो देखते हैं कि अगर LHS बराबर RHS आता है तो हमारा कौन सा फ्रेम होगा, परफेक्ट फ्रेम होगा। तो हम यहाँ पर देखें m बराबर कितना आया, 9 आया, और 2 × 6 - 3, यानी देखते हैं 9 = ये हुआ 12 - 3, तो 9 = ये हमारे पास आया क्या, 9। यानी कि ये जो हमारा ट्रस है, ये ट्रस कौन सा होगा, ये परफेक्ट फ्रेम या जो फ्रेम होगा ये कौन सा होगा, परफेक्ट फ्रेम होगा। यानी ये अब हमें क्या होता है, अब देखते हैं, चलते हैं दूसरा में क्या होता है, अपूर्ण फ्रेम। अब चलते हैं हम क्या, अपूर्ण फ्रेम में। तो अब देखते हैं कि अपूर्ण फ्रेम का कंडीशन क्या है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब अपूर्ण फ्रेम, अब देखते हैं हम क्या करते हैं। अब दूसरा है अपूर्ण फ्रेम। तो अपूर्ण फ्रेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर अपूर्ण फ्रेम हम कब मानेंगे, जब हमारा m बराबर 2j - m इज लेस देन 2j-3 होगा। अगर कि इसका अपूर्ण फ्रेम हमारा क्या होगा, ये अपूर्ण फ्रेम का कंडीशन क्या है, जब m बराबर 2j-3 होगा तो हमारा फ्रेम कौन सा होगा, अपूर्ण फ्रेम होगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक स्ट्रक्चर यहाँ पे है, कोई हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर या कोई फ्रेम लेते हैं, ये हमारे पास क्या लगा है, सपोर्ट लगा हुआ है। अभी सपोर्ट में देखते हैं कि अगर ये हमारे पास क्या है, एक फ्रेम है। अब इसमें हम देखते हैं मेंबर्स की संख्या कितनी है और जॉइंट की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक जॉइंट, एक मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर और 8 मेंबर। यानी कि मेंबर्स की संख्या हमारे पास कितनी है, 8 मेंबर्स संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, 8 मेंबर। अब वहीं पर अब देखते हैं जॉइंट कितना है। तो जॉइंट हमारे पास है एक जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट,
5 ज्वाइंट 6 ज्वाइंट। हमारे पास ज्वाइंट संख्या कितनी है? 6 ज्वाइंट है। यानी अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अगर ये हमारा फुलफिल करता है ये इक्वेशन, तो हमारा फ्रेम कौन सा होगा? अपूर्ण ढांचा होगा। यानी मेंबर संख्या हमने लिखा 8 इज लेस देन, ये हमारे पास 2 × 6 - 3, तो ये हमारा आता है, ये देखिए आ गया हमारा 8 लेस देन 9। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि ये जो फ्रेम होगा, ये फ्रेम कौन सा होगा? अपूर्ण फ्रेम होगा। तो ये हमारा कौन सा? अपूर्ण फ्रेम होगा। इसी प्रकार हम किसके आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं? इसके मेंबर्स के और तथा जोड़ों की संख्या के आधार पर। तो अब इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्या? रिडंडेंट या अतिरिक्त ढांचा में। तो अतिरिक्त ढांचा में अब चलते हैं हम। फिर इसी इक्वेशन में हम अगर इसका कंडीशन क्या है? m इज ग्रेटर देन 2j - 3, m इज ग्रेटर देन 2j - 3, यानी कि जो ये मेंबर होगा ये 2j - 3 से बड़ा होगा। जो मेंबर होगा, मेंबर्स की संख्या जो होगी ये 2j - 3 से क्या होगा? हमारा बड़ा होगा। उसी को क्या बोलेंगे? अतिरिक्त ढांचा बोलेंगे। जैसे कि हम एक अतिरिक्त ढांचा लेते हैं और ढांचा को हम क्या करते हैं? हमने एक ढांचा लिया, इस ढांचा को फिर से एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके देखेंगे कि इसमें क्या है, हमारा कौन सा फ्रेम है। अब देखते हैं कौन सा हमारा फ्रेम है। तो सबसे इसमें अब देखेंगे कि मेंबर्स की संख्या कितनी है। तो हम मेंबर्स की संख्या देखें तो हमारे पास देखते हैं। अब देखेंगे कि देखिए मेंबर्स की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमारे पास मेंबर्स की संख्या कितनी है? हमारे पास मेंबर्स 12 है। अब उसके बाद देखते हैं ज्वाइंट कितनी है। तो ज्वाइंट गिनेंगे, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास ज्वाइंट की संख्या कितनी है? 7 है। अगर अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? अतिरिक्त ढांचा। जैसे कि m बराबर हमने रख दिया 12 और इज ग्रेटर देन, ये कितना आया? 2 × ज्वाइंट की संख्या कितना है? 7 है, 7 - 3। अब इसको करते हैं 12 = ये कितना हो गया? ये आएगा हमारा 11। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो इसके जो जोड़ों की संख्या है उससे मेंबर्स की संख्या क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। इसको क्या बोलेंगे? अतिरिक्त ढांचा। इसको हम क्या बोलेंगे? अतिरिक्त ढांचा। अब इसके हमारे पास ही इस समय 3 फ्रेम है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब ये पढ़ चुके हैं कि ढांचा कितने प्रकार के होते हैं और ये इसका क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया है और ये इसका क्या क्या कंडीशन होता है। तो हम तीनों कंडीशन एक बार पूरी तरह से अच्छे से लिख देते हैं, कौन सा किसका कंडीशन है। ये देखिए परफेक्ट फ्रेम का कंडीशन ये होता है m = 2j - 3। ये हमारा अगर होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो हमारा कौन सा फ्रेम होगा? परफेक्ट फ्रेम होगा। और फिर अगर अपूर्ण फ्रेम होगा तो m इज लेस देन 2j - 3। यानी कि यहाँ पर जो मेंबर की संख्या है वो क्या होगा? कम होगा 2j - 3 से। ये इसका मान क्या होगा? हमारा ज़्यादा होगा। अब चलते हैं अतिरिक्त ढांचा में। अतिरिक्त ढांचा क्या होता है? m इज ग्रेटर देन 2j - 3। यानी कि अगर हम कोई भी फ्रेम है, अगर उस फ्रेम को m बराबर 2j - 3 लिखते हैं, 2j लगाते हैं, तो अगर वो फ्रेम में अगर m बराबर 2j - 3 आया तो वो कौन सा होगा? परफेक्ट फ्रेम होगा। अगर m का मान क्या होगा? कम आ रहा है 2j - 3 से, तो वो कौन सा होगा? अपूर्ण ढांचा होगा। अगर ये क्या होगा? अतिरिक्त ढांचा क्या होगा? अगर यह 2j - 3 क्या हो रहा है? हमारा m से कम आ रहा है तो हमारा कौन सा होगा?
अतिरिक्त ढांचा होगा। अब ये उसके बाद अवधारणा मान लेते हैं कि वह होता तो प्रैक्टिकली नहीं है, पर हम अपने कैलकुलेशन के लिए उसे आसान बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे संरचना में ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या ट्रस्ट अजम्पशन ऑफ ट्रस्ट। हम लोग पढ़ते हैं क्या अजम्पशन ऑफ ट्रस्ट एनालिसिस, यानी कि अवधारणा पढ़ेंगे। ट्रस्ट एनालिसिस करते समय जो जो अवधारणा हम मानते हैं वो अवधारणा पढ़ेंगे। अवधारणा क्या है कि हमें गणना करने में यानी कैलकुलेशन करने में ये हमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान बना देता है। तो ये अजम्पशन क्या है, ये अजम्पशन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में लगभग बहुत पूछा गया है। तो हम देखते हैं अजम्पशन क्या क्या होता है और ये क्या कहाँ पर कैसा अजम्पशन लिया जाएगा। तो पहला अजम्पशन ये है कि ट्रस्ट के सभी मेंबर पिन कनेक्टेड होने चाहिए। पिन कनेक्टेड मतलब कि जो ट्रस्ट के मेंबर होते हैं, ये जैसे हमने अभी ट्रस्ट बना रहे थे, ये हमारे पास कोई एक ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट आपस में क्या करेंगे, ये पिन कनेक्टेड होंगे, यानी कि यहाँ पर रिवेट ज्वाइंट होगा या बोल्ट ज्वाइंट होगा, और कोई यहाँ पर क्या होगा, बेल्ट ज्वाइंट नहीं होगा। बेल्ट ज्वाइंट मतलब नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपस में ये जो जोड़ हैं ये क्या होने चाहिए, पिन कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर क्या रिवेट बेल्ट जोड़ नहीं होना चाहिए। पहला अजम्पशन यही है कि जो ट्रस है यहाँ पर आप लोग देखेंगे पिन कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे आप स्टेशनों पर जाएंगे तो वहाँ पर जो आपस में जोड़े गए होंगे आप लोग वहाँ पर देखेंगे तो रिवेट कनेक्शन दिया गया होगा। तो वहाँ पर क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिन कनेक्टेड होने चाहिए। उसके बाद दूसरा अवधारणा क्या है कि ट्रस के सभी जॉइंट पर घर्षण नगण्य होना चाहिए, यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पर हमारे पास क्या होना चाहिए, घर्षण शून्य होना चाहिए। ऐसा जबकि फील्ड में कभी नहीं होता। आप लोग घर्षण शून्य हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, वहां पर रुका नहीं रहेगा, वहीं कोलैप्स हो जाएगा। पर हम अपनी क्या करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, घर्षण क्या होता है हमारा शून्य है, मतलब सभी जोड़ों पर क्या है कि हमारा जो घर्षण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। उसके बाद अगला चलते हैं, तीसरा है ट्रस के मेंबर में स्वयं का भार की गणना नहीं करते हैं। यानी कि आप लोग जब स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यसम पढ़ते हैं, वहां पर पहले ही बता दिया जाता है पूरे यसम में क्या होता है, यसम में उसका खुद का भार नहीं गणना करते। यानी कि जैसे कि ये मान लेते हैं कोई बीम है या कोई ये स्ट्रक्चर या मेंबर है, इस मेंबर कुछ ना कुछ क्या होगा, भार होगा। इस भार को क्या करते हैं, हम गणना नहीं करते। इस भार पर आने वाला लोड, बाह्य लोड, हम कितना लोड लगा रहे हैं इस लोड की गणना करते हैं, न कि इसके खुद का भार कर। पूरे यसम में हम इसी थ्योरी पर चलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, इस पूरे जो ट्रस है, इस ट्रस का कुछ ना कुछ इसका भार होगा। इस भार को हम अपने क्या करते हैं, अपने क्या कैलकुलेशन में इसको नहीं लेते हैं, यानी कि अपने स्वयं का भार का गणना हम नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अपने स्वयं का भार गणना ये नहीं करेंगे। उसके बाद चौथा आते हैं, ट्रस पर सभी लोड और ज्वाइंट पर लगते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास ये क्या है, एक ट्रस है बनाया और इस ट्रस पर लोड कहाँ लगना चाहिए, हमने दो ट्रस बनाया, ये हमने दो ट्रस लगाया। ये बोल रहे हैं कि ट्रस पर जो सभी लोड होंगे वो कहाँ पर लगेंगे, ज्वाइंट पर लगेंगे। यानी कि ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर, ये जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट कहाँ लगेंगे, यहाँ पर लगेंगे। ये मान लेते हैं W है, यानी जो भी लोड लगेगा वो लोड कहाँ पर लगेगा, ज्वाइंट लगेगा। या तो हॉरिजॉन्टल लगेगा, या तो क्या वर्टिकली फोर्स लगेगा, या हॉरिजॉन्टली फोर्स लगेगा, या कि आप इधर से धक्का देंगे या ऊपर से कोई लोड आएगा। यही दो लोड लगेंगे, या वर्टिकल लगेंगे या हॉरिजॉन्टल लगेंगे। और लगेंगे कहाँ पर, ये लगेंगे कहाँ पर, ज्वाइंट पर, न कि बीम के किसी और सेक्शन पर। यहाँ पर हम लोड नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अगर लोड लगा लेंगे तो यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशन आसान नहीं कर पाएंगे। जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो कहाँ पर, अगर जो हमारे पास क्या होंगे, जो लोड लगेंगे वो लोड लगेंगे कितना पर, जॉइंटों पर लगेंगे। यहाँ पर बीच में ना तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, ना तो वर्टिकल फोर्स लगेगा।
चौथा ऑप्शन यही है कि जो भी लोड लगेगा वो कहाँ पर ज्वाइंट पर लगेगा। पांचवा है ट्रस के सभी मेंबर सीधे होने चाहिए। अब कहेंगे इसमें सीधा क्या है, इसमें तो तिरछा है। तिरछा मतलब कि हमारा क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो सकता है कोई भी मेंबर, वर्टिकल हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, पर हमारा मेंबर क्या होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा कोई मेंबर नहीं चाहिए, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा फोर्स हमारे पास नहीं होने चाहिए, होंगे या तो वर्टिकल होंगे या तो हॉरिजॉन्टली होंगे या तो हमारा इंक्लाइंड होगा। हमारे पास यही कुल 5 अजम्पशन होते हैं, इसी के आधार पर हम इसके आगे का एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारे पास 5 अजम्पशन मेजर है और ये हमारे पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब ये सभी अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये ट्रस एनालिसिस करने के लिए कुल कितने मेथड होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास मेथड कुल कितने हैं। हमारे पास कुल टोटल 3 मेथड हैं। 3 मेथड है, पर बीटीयूपी के सिलेबस में यानी पर डिप्लोमा सिलेबस में केवल और केवल यही दो मेथड हैं, फिर मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। यही 2 मेथड है, हम इसी 2 मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये ग्राफिकल मेथड ये हमारे सिलेबस नहीं है। तो हमारे पास कुल कितने टाइप के होते हैं, 3 मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ जॉइंट क्या होता है और मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है, कैसे एनालिसिस करते हैं। हम इस पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्या करेंगे दोनों कैसे मेथड ऑफ जॉइंट कैसे लगाते हैं और मेथड ऑफ सेक्शन। आप लोग एसएफडी बीएमडी पढ़े होंगे तो वहाँ पर सेक्शन मेथड आया होगा, वहाँ पर सेक्शन मेथड आया होगा सेम उसी प्रकार से जैसे कि बीएमडी में आप लोग सेंट्रल सपोर्ट कोई भी लोड लगा होता था तो आप लोग एक सेक्शन यहाँ पर मानते थे और एक सेक्शन यहाँ पर मानते थे। ऐसे सेम प्रोसेस हम भी यहाँ पर ट्रस में भी करेंगे। एक छोटा छोटा सेक्शन मानेंगे और सेक्शन को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद हम देखेंगे प्रत्येक मेंबर में कितने फोर्स आएंगे और कौन सा फोर्स, उसका नेचर क्या होगा, कंप्रेशन होगा कि टेंसाइल होगा। तो हम चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट शेयर कीजिए और भावी इंजीनियर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और सभी को आप भेज दीजिए, क्योंकि पेपर आने वाला है और यह पेपर ये बहुत ज़्यादा हमारे पेपर में आता है। तो इसीलिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों पर पहुँचे। धन्यवाद।